स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। हम अपना ग्रामर सीरीज पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हमने आर्टिकल कवर करा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा। अब हम आगे कंजक्शंस पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक अपने ग्रामर के अंदर जो भी टॉपिक्स किए हैं, आई होप वो सारे आपको याद हों और उन सबके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको रूल्स और उनके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें आगे भी काम करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कंजक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? अब देखिए, जब भी आपने एक वर्ड सुना होगा जंक्शन, जंक्शन, रेलवे स्टेशन के भी अब आगे आपने सुना हो कि जंक्शन लग जाता है। तो जंक्शन अगर हम रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होता है? सपोज ये एक रेलवे स्टेशन है और ये एक ट्रेन जो दिल्ली से आ रही है, एक लाइन, और आगे कानपुर की तरफ जा रही है। कहाँ से? दिल्ली से कानपुर के लिए जा रही है। और एक लाइन जो इधर आगरा से आ रही है और ये कानपुर के लिए जा रही है, राइट। ये हमारी आगरा से आ रही है और इधर से एक लाइन हमारी सपोज बरेली से आ रही है। अब आप देख रहे हो एक पॉइंट पे हमारी 1 2 3 रेलवे ट्रैक्स और आगे सेम। ये तो चाहे अलग भी हो सकते हैं या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यानी जहां पर दो चीजें जुड़ती हैं, दो चीजें जुड़ती हैं प्लस, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पर किसका जंक्शन है? हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो दो लाइनों का जंक्शन है। वो जो दो लाइनें एक दूसरे से दूसरी जगह पे जब जा रही होती हैं तो वो दो अलग अलग जगह जा सकती हैं। आपको पता है कि ट्रेन से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन इसी एक लाइन में से सपोज एक लाइन हमने अलग से निकाल दिया तो वो ए वाला बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं जंक्शन। अब इंग्लिश में जंक्शंस का क्या रोल है? अब उसको हमने नाम कंजंक्शंस दिए हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में जंक्शन यूज नहीं करेंगे, हमने उसका नाम कंजंक्शंस दिया है। अब कंजंक्शंस का क्या रोल होता है? जब हमारा वर्ड, एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, एक फ्रेज हो गया, ये फ्रेज हो गया, एक क्लॉज हो गया और ये दूसरी क्लॉज हो गई। जब हम एक ही सेंटेंस में इन सब चीजों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं। हमें कुछ ऐसे शब्द चाहिए जिनसे हम दो अलग शब्दों को, दो फ्रेजों को, दो अलग क्लॉजों को जोड़ सकें। तो इन्हीं हम शब्दों को बोलते हैं कंजंक्शंस। अब जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे दो अलग टाइप को, तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट भी होंगे। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी कंजंक्शन कहीं भी यूज करेंगे, हर एक के एक डेफिनेट यूज होता है। तो कंजंक्शन जो होता है ना, ये वाइडली आपका स्पॉटिंग द एरर्स में भी पूछा जाता है और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आता है, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आता है और ये पूछा जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में क्यों पूछा जाता है? आपको एक सेंटेंस दे दिया, फिर आपको एक कनेक्टिंग वर्ड दे दिया। कनेक्टिंग वर्ड याद रखिए, जो एक दूसरी सेंटेंस या दूसरे वर्ड से आपको कनेक्ट करेगा। इस कनेक्टिंग वर्ड के आगे आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस आएगा। तो आपके पास ऑप्शंस में होंगे ए, बी, सी, डी। ये चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और इसके बाद आंसर टिक करना है। तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड होता है ना, ये कनेक्टिंग वर्ड जरूर इस बारे में भी बताता है और खुद के बारे में भी बता रहा होता है, और साथ ही ये पॉसिबिलिटी बताता है कि आगे कौन सा सेंटेंस आ सकता है, आगे कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा क्लॉज आ सकता है, कौन सा फ्रेज आ सकता है। तो हमें इसीलिए कंजंक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें ये जानना है कि वो कहाँ पर किस टाइप की तरह से यूज होते हैं। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको पता है हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको ये याद रखना है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे। कौन से हैं? हम नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, एडजेक्टिव पढ़ चुके, और हम वर्ब पढ़ चुके, एडवर्ब पढ़ चुके। अब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे, हम इंटरजेक्शंस पढ़ेंगे, हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अभी हमने
आगे जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं हमें उन पे भी ध्यान देना है, और जो हम अभी तक कर चुके हैं हमें उस पे भी ध्यान देना है, राइट। अब कंजक्शंस क्या हैं? कंजक्शंस हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और वो एक कन्वे करते हैं किसी एक मीनिंग को जो इनमें एक रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर ए और बी को कनेक्ट किया जा रहा है तो ए की भी बात होगी और बी की भी बात होगी, बी की भी बात होगी, ए की भी बात होगी, अपने साथ एक रिलेशन बनाएंगे और पूरा सेंटेंस का मीनिंग हमें कन्वे करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब हमने देखिए आपको दो चीजें बताई, वर्ड्स। अब आप सभी को पता है वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों को भी हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। उसके बाद आई थी फ्रेज, फिर आया था क्लॉज। ये दो नए वर्ड हैं आपके लिए, और हमने फ्रेजेस का जिक्र भी पिछले वाले टॉपिक्स में भी किया है, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था फ्रेज क्या होते हैं। अगर कोई एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आए, एक वर्ड हो गया, फिर ये वर्ड 2 हो गया या वर्ड 3 हो गया, एक वर्ड से कितने भी ज्यादा वर्ड्स आते हैं और ये एक सिंगल मीनिंग कन्वे करते हैं, राइट। ये एक मीनिंग कन्वे करते हैं, राइट। और जो ये मीनिंग कन्वे करते हैं उस मीनिंग को हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। जब हम इस पूरे वर्ड्स के पार्ट्स को 1 2 3 वर्ड्स हो गए, 4 वर्ड्स हो गए, इनको जब हम एक सिंगल यूनिट कन्वे करते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस। जो किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंगल यूनिट काम करता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब क्लॉज क्या होता है? अब हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है, राइट। ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, और जिसके बारे में क्या बात हो रही होती है ये हमारा प्रेडिकेट बताता है। जिस विषय के बारे में आप बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, और जो आप बात कर रहे हो उस विषय के बारे में वो हमारा प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट के अंदर हम वर्ब भी यूज करते हैं। जब आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस बना, तो ये तो हमने अलग कर दिया, लेकिन ये जो वर्ब है ये एक प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेजेस के पास क्या होता है? फ्रेज के पास अपना ना ही कोई सब्जेक्ट होता और ना ही कोई प्रेडिकेट होता। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई प्रेडिकेट नहीं होगा, और ये काम करते हैं, ये फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो कभी नाउन की भी तरह काम करेगा, कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा, राइट। अब द मेन वर्ड इन द फ्रेज, अब जो मेन वर्ड होता है फ्रेज के अंदर, दैट वो उसके ऊपर हमारा फ्रेज का नाम होता है। आप इस बात को समझिए, जो भी मेन वर्ड होगा, अगर आपके पास वन एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, राइट। इसमें से जो हमारे वर्ड है, उसको जो मेन वर्ड है उसी के ऊपर पूरे फ्रेज का नाम होगा। अगर मेन वर्ड हमारा नाउन है तो हम पूरी फ्रेज को बोलेंगे नाउन फ्रेज, या मेन वर्ड हमारा एडजेक्टिव है तो उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज, या एडवर्ब है उसे हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज, या वर्ब है उसे बोलेंगे हम वर्ब फ्रेज। तो सारी बात किस पे डिपेंड करती है? सारी बात डिपेंड करती है कि हमारे मेन वर्ड क्या है, और मेन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? हेड वर्ड। क्या बोलते हैं हम? हेड वर्ड। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा फ्रेज के बारे में दूसरा पॉइंट। तो इन पॉइंट्सों के बारे में आपको जरूर याद रखना है, राइट, क्योंकि यहां से आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी फ्रेज को लेके। और फ्रेज आपको काफी बार देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो जब भी आपको फ्रेजेस मिले तो आपको पहचानना है मेन वर्ड कौन सा है, और उस मेन वर्ड से आपको पता चलेगा कि वो फ्रेज कौन से टाइप का है। तो हमारे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है?
नाउन फ्रेजेस होते हैं। मेन वर्ड अगर नाउन है तो उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। मेन वर्ड अगर हमारा वर्ब है तो उसे हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे। मेन वर्ड हमारा एडजेक्टिव है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। एडवर्ब है तो एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। अब ये पांचों किस टाइप के फ्रेजेस होते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? अगर जो नाउन है वो हमारा हेड वर्ड हो किसी भी फ्रेज के अंदर तो उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब नाउन के साथ क्या क्या आ सकता है? देखिए, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है, नाउन के साथ डिटरमिनर आ सकता है। डिटरमिनर जो नाउन की डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी वैल्यूज को, उसके क्वांटिटी क्वांटिफाई करेगा, उन सबको हम डिटरमिनर्स करते हैं। डिटरमिनर्स हम प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ेंगे, राइट? प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा जो फ्रेज होगा वो नाउन फ्रेज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। द ओल्ड वुडन हाउस। अब आप बात करिए, हाउस को अगर मैं, आपको पता है नाउन है, हाउस हमारा कॉमन नाउन है। वुडन एडजेक्टिव है, बता रहा है मटेरियल है, किससे बना है। ओल्ड, अब ओल्ड हमारा ये भी आ गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ओल्ड वुडन या ओल्ड हाउस, वुडन हाउस, तो ये हमारे नाउन के डिस्क्रिप्शन हो गए। द डिटरमिनर है, वो हमारा आर्टिकल आ गया था। अब आप देख रहे हो, नाउन के साथ एक हमारा आर्टिकल है, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, दूसरा हमारा क्या है, नाउन है। जब हमारा इतना डिस्क्रिप्शन आया है और ये चारों वर्ड पूरा हम एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये एक ही बात को बता रहे हैं। और ये सबके सब किसके लिए यूज हुए? ये अकेले हाउस के लिए यूज हुए हैं। तो हाउस हमारा क्या है, नाउन, तो इसको बोलते हैं हम नाउन फ्रेज, और ये हमारी पूरी होगी नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होती है? वर्ब फ्रेज सेम होती है, जिसमें हमारा हेडवर्ड जो होता है मेन वर्ब होता है, और ये अपने साथ साथ एक या एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये हमने वर्ब्स के अंदर पढ़ा है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, हैव बीन रीडिंग। अब रीडिंग हमारी मेन वर्ब हो गई, राइट? उसके बाद बीन और हैव ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये वर्ब हैं, और ये किसको इम्फेसाइज कर रहे हैं? ये रीडिंग को इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरा तीनों वर्ड्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है हमारा जिसमें हेडवर्ड हमारा एडजेक्टिव हो, और वो स्पेसिफाई कर रहा हो, कंटेन द अदर वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स को कंटेन करे और मॉडिफाई और इंटेंसिफाई करे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव, मान लीजिए एडजेक्टिव आ गया और इसके साथ कोई एडवर्ब आ गया, ये एडवर्ब भी इसी एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन किस लिए यूज हो रहा है? क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा बात हो रही है। तो हमारा जो वर्ब का टाइप होगा, फ्रेज का टाइप होगा, वर्ड का जो टाइप होगा वो एडजेक्टिव हुआ, और जो फ्रेज का टाइप होगा वो एडजेक्टिवियल फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुई, राइट? एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ये है कि वेरी हैप्पी। बात हो रही है यहाँ पर हैप्पी। हैप्पी हमारे एडजेक्टिव है, अब उसको इंटेंसिफाई कर रहा है कितना? डिग्री है, वेरी हमारा डिग्री बताता है। जब डिग्री बताता है तो ये किसकी डिग्री बता रहा है? ये खुश होने की डिग्री बता रहा है। अगर ये खुश होने की डिग्री बता रहा है तो ये वेरी किसको इम्फेसाइज कर रहा है, किसको इंटेंसिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? हैप्पी को। तो ये जो दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं, ये वेरी हैप्पी के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा मेन वर्ड कौन सा हो गया? हैप्पी। तो आपको क्या करना है? मेन वर्ड्स पहचानना है। अगर मेन वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव, सो ये हमारी फ्रेज हुई एडजेक्टिव फ्रेज। सेम ऐसा ही हमें पुनः देखो एडवर्बियल फ्रेज के लिए। अब हेड क्या है हमारा? हेडेड क्या होता है? एडवर्ब। अगर हमारा हेडवर्ड अगर एडवर्ब है और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और ये हमने एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ा था, राइट? सो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब ये वेयर का रिप्लाई है, अब ये वेयर का रिप्लाई है, राइट? इस तरीके से ही बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, अगर वो वेयर का रिप्लाई करते हैं तो व्हेन का रिप्लाई करते हैं, और हमारे
हाउ का रिप्लाई करते हैं और किसी डिग्री का रिप्लाई करते हैं तो वो हमारे एडवर्बियल फ्रेज होंगे। एग्जाम्पल पे क्वाइट लाउडली, वेरी लाउडली, वेरी स्लोली। तो ये देख लो आप, वेरी दोबारा एक खुद एडवर्ब है और ये दूसरे एडवर्ब को क्वांटिफाई कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, और इन सारे वर्ड्स का ग्रुप्स हमारा क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं हमारे। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, अब सेम एज, अब अगर आप प्रीपोजिशन लिखते हो तो मैंने आपको बताया है पहले ही, प्रीपोजिशन के साथ या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। और वो नाउन प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, वो नाउन प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो आपने पता है कि नाउन या प्रोनाउन ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के काम करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ऑब्जेक्ट ये किसके होते हैं, वर्ब के होते हैं और प्रीपोजिशन के होते हैं। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रीपोजिशन आ गया और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया, राइट, और ऑब्जेक्ट हमें पता है नाउन प्रोनाउन है। अब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक एडजेक्टिव भी आ गया, राइट। तो अब ये पूरी फ्रेज जो होती है ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अंडर द ब्रिज, देखिए अंडर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और द ब्रिज क्या है हमारा, नाउन, और ये द क्या है हमारा, आर्टिकल। तो ये फ्रेजेस को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो राइट, द फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की भी तरह काम करेगी और एडवर्ब की तरह भी काम करेगी सेंटेंस के अंदर। अगर आप इससे बात करो तो आप इससे पूछो वेयर, ये वेयर का भी आंसर है, अंडर द ब्रिज। तो अब वेयर का भी आंसर है तो ये एडवर्बियल फ्रेज भी होगी, एडवर्बियल फ्रेज भी होगी। तो अब हमें डिपेंड करना है हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि किस समय हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिडर करेंगे, किस समय हम उसको एडवर्बियल फ्रेज कंसिडर करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या सेंटेंस में किस तरीके से वो बात कही गई है ये इस पर भी ज्यादा निर्भर करता है। अब फ्रेजेस के हमारे फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस क्या है। अब हमारे जो फंक्शंस हैं फ्रेजेस के वो 3 टाइप के यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं और ये ब्रॉडली इन ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, आ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कोई भी फ्रेज हमारा एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, या प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, या किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की तरह हो सकते हैं। और ये हमने अभी पढ़े हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यानी नाउन की बात करेंगे, ये प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की तरह बात करेंगे। अब क्लॉज क्या होता है। अब हमने फ्रेजेस पढ़ा था, हमने फ्रेज पढ़ा था, फ्रेज में हमने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से क्या मिसिंग है, इसमें सब्जेक्ट नहीं था और ना ही प्रेडिकेट था। प्रेडिकेट के लिए अगर मैं और डीप में कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वर्ब नहीं था, बाकी सब फ्रेज में था। क्लॉज में क्या होता है, अब देखिए क्लॉज के अंदर क्या फर्क होता है। क्लॉज का एक अपना खुद सब्जेक्ट होता है और अपना उस सब्जेक्ट का एक प्रेडिकेट होता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, यानी वर्ब होती है। तो क्लॉज हमारा एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके एटलीस्ट अ सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होता है, यानी वर्ब होती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पर हमें सब्जेक्ट भी मिल जाए और प्रेडिकेट भी मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। यानी यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और प्रेडिकेट भी मिल गया। तो इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं क्लॉज, राइट। अब क्लॉज हमने क्यों करा, हम एक सेंटेंस, हमारी एक ही स्टेटमेंट आती है और वो फुल स्टॉप के बाद खत्म हो जाती है, राइट। ही ड्राइव्स कार, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, अब टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या होता है, कभी कभार सारी जो सब बातें होती हैं वो एक सिंगल सेंटेंस में नहीं आती। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे
हम एक बात करते हैं, एक हमने सेंटेंस रखा, उसके बाद हमने एक और वर्ड पुट किया और उसके बाद हमने एक और सेंटेंस डाल दिया। जब हमने इस तरीके के सेंटेंस रखे, सब्जेक्ट मिला और उसको प्रेडिकेट मिला, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में और पढ़ेंगे, अभी हम कंजक्शंस पढ़ रहे हैं, तो कंजक्शंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्लॉजेस क्या होती हैं ये आप समझ गए। अब क्लॉज क्या होते हैं? वो कंप्लीट थॉट देते हैं। अगर जो क्लॉज हमें कंप्लीट थॉट देते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी जिनके मीनिंग को पता करने के लिए आपको कोई दूसरी सेंटेंस की जरूरत ना हो, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और ये हमारे सेंटेंस में एक्ट एज अ पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस। सबसे ज्यादा हमारा जो बड़ा क्लॉज होता है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब देखिए, कोई सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग कर देगा किसी भी आपके थॉट का, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप डिपेंड होते हैं, वो अपने आगे वाले सेंटेंस के ऊपर होते हैं या फिर अपने पिछले वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो अकेले ही कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे। जब वो अकेले मीनिंग नहीं कन्वे कर पाते, तो इस टाइप के क्लॉजेस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्यों? क्योंकि उन्हें कोई और चाहिए अपने साथ अपना मीनिंग को बताने के लिए, अपने अर्थ को बताने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ और सेंटेंस चाहिए। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन की बात आती है तो हम इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपनी निर्भरता किसी और पर रखते हैं। अब टाइप्स दो हो गए आपके, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोलेंगे, तो आपको कहीं भी किसी और दूसरी बुक्स में भी डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मेन क्लॉज लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ये अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग करेंगे। इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हमने पढ़ा था इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये अकेले ही स्टैंड करते हैं, तो इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। डिपेंडेंट क्लॉज में इनका क्या होता है? अनेबल टू गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने बात कर लिया, ये अकेले आते हैं तो कंप्लीट मीनिंग देंगे किसी भी सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू रीड, शी लव्स टू रीड्स बुक। अब बात की जा रही है कि उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो यहां तक देखिए, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? कंप्लीट है, क्योंकि क्या बात हुआ, सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ आया और उसके बाद बाकी क्या जो हमारा पार्ट था वो हम इस पूरे पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो जब आप इस मीनिंग को जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें बुक पढ़ना पसंद है, यहाँ पर ये बात समाप्त होती है। और यहाँ पर एंड से हमने क्या करा, हमने एंड यूज करा और एंड से हमने दूसरे सेंटेंस को कन्वे कर दिया, एंड से हमने दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। अब शी लव्स टू रीड बुक्स एंड, इस पे जरा ध्यान देना, एंड ही enjoys playing video games, एंड ही enjoys playing video games। क्या ये भी सेंटेंस, अगर इसमें सेंटेंस टू बोल दूं या फिर ये पूरा एक सेंटेंस है तो इसको मैं क्लॉज टू बोल दूं और इसे मैं क्लॉज वन बोल दूं, क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। क्यों ये सब्जेक्ट हो गया? क्योंकि ये प्रोनाउन है, और मैंने बोला है आपको नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे, तो ये अभी ऑब्जेक्ट है नहीं, राइट। तो अब ये देखिए, लव से एक हमारी वर्ब हो गई, ये एंजॉय हमारा वर्ब हो गया। तो अब आप देख रहे हो एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में और दो वर्ब हैं, और उन दोनों को एक वर्ड ने जोड़ा है, एंड। और ये दोनों अपने आपस में अपने मीनिंग्स को कंप्लीट दे रहे हैं। उन्हें उसे बुक पढ़ना पसंद है, उसे वीडियो गेम खेलना पसंद है, या उसे वीडियो गेम खेलने में मजा आता है। तो अब आप देखिए, ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं, पर इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं सिर्फ ये बात करता हूँ उसे बुक पढ़ना पसंद है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो गया। मैं ये बात करता हूँ उसे वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, मजा आता है, ये भी एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो गया। मैंने इन दोनों को साथ लिया है और बीच में हमने एक वर्ड रख दिया, एंड।
यही कंजक्शन होता है, राइट। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं? अब डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी स्टडी हार्ड, वह बहुत पढ़ती है या मेहनत से पढ़ती है, पढ़ती थी। अब पढ़ती थी, ये एक आपके पास पे है, वो बहुत पढ़ती थी या बहुत मेहनत से पढ़ती थी। आप इस बात को एक अपने साइड में रखिए, राइट। अब उसके बाद आगे देखिए, शी वॉन्टेड टू पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास करना चाहती थी। ये दोनों एक अलग अलग सेंटेंस हैं, बट आपको लग रहा है कि दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। उसको एग्जाम पास करना था और वो बहुत मेहनत से पढ़ती थी। जब आप दोनों से को एक साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे? वो बहुत पढ़ती थी क्योंकि उसे एग्जाम पास करना था। क्या ये दोनों अपने आप में अलग हुए? क्या आप वो बहुत पढ़ती थी को एक कंप्लीट मीनिंग मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि उसके साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, उसको एग्जाम पास करना था। अब आप देखिए, उसको एग्जाम पास करना था तो क्या कर रही थी वो? उसके लिए वो बहुत पढ़ रही थी। अब आप ये देख रहे हो, दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं। शी यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। स्टडी हार्ड ये हमारा प्रेडिकेट हो गया क्योंकि स्टडीज में वर्ब आ गई। वांटेड टू पास द एग्जाम ये हमारा प्रेडिकेट हो गया क्योंकि वांटेड इसमें वर्ब आ गया, राइट। अब जब इस तरीके की सिचुएशन आ गई और ये अपने आप में एक बिकॉज से हमने इनको जोड़ दिया। जब हमने इनको बिकॉज से जोड़ दिया तो ये बिकॉज हुआ हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब आप एक बात पे ध्यान देना, कुछ वर्ड्स हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं और कुछ वर्ड्स हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। क्या इन दोनों में कैटेगराइजेशन है? बिल्कुल है। हम उन वर्ड्स को भी पढ़ेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। उनको हम मोस्टली एग्जाम में कौन से ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं इस बारे में भी खास ध्यान रखेंगे, और कौन से वर्ड्स हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं हम इस बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे हम कंजक्शन को बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेज कितने कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट। और उसके बाद आपको पता चल गया होगा एडजेक्टिवियल फ्रेज। अब क्लॉजेस के बारे में, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों अलग मीनिंग कन्वे करेंगे, सेपरेट मीनिंग लेके चलेंगे, कंप्लीट मीनिंग चलेंगे, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एक दूसरे के ऊपर रिलेशन होगा, मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा अकेला क्लॉज, तो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब हमारे कुछ एक वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करते हैं। मल्टीपल पार्ट मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो अभी हम नाउन प्रोनाउन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन की। और अगर इसमें मैं बात करूं तो मैं इस तीनों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक वर्ड हमारा एडवर्ब भी काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे पहचान कैसे करेंगे कि एक वर्ड इतने सारे रूप में आ रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर। एक बार वो कभी प्रीपोजिशन हो सकता है, कभी कंजंक्शन हो सकता है, कभी एडवर्ब हो सकता है, हमें कैसे पहचान लगेगी? तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आफ्टर। अब आफ्टर जब हमारा जो है एडवर्ब के तौर पे आएगा, एडवर्ब के तौर पे आएगा, तो आपको पता है ही अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर। तो यहाँ पर अराइव्ड क्या कर रहा है? यहाँ पर टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है, इस एक्शन के टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी आए, शॉर्टली आफ्टर। तो आफ्टर इस सेंटेंस में जब हमारा किसी एक्शन के टाइमिंग को इंडिकेट करता है, याद रखिए व्हेन, व्हेन का आंसर जब हमारा करेगा आफ्टर, या कोई वर्ड हमारा हाउ, व्हेन, वेयर, अगर इसका आंसर करेगा हाउ, व्हेन, वेयर का, तो वो हमारा क्या होगा? हाउ, व्हेन और वेयर। और उसके बाद भी आते हैं इंटेंसिटीफाइड, जो हमारे हाउ ऑफन का भी जो आंसर कर सकता है, डिग्री का जो आंसर करेगा, तो उस टाइप के जो आंसर्स मिलेंगे आपको वो हमारे क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है? टाइमिंग ऑफ द एक्शन की बात कर रहा है। अब प्रीपोजिशन की बात करिए, शी वेंट फॉर अ वॉक,
शी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। अब डिनर जो है हमारा क्या है, अब देखिए डिनर अगर आप बात करेंगे तो नाउन होगा, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया है। अब जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है तो यहाँ पर ये नाउन आ गया, तो यहाँ पर एक वर्ड है आफ्टर। नाउन किसके साथ आ सकता है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट जब आएगा या तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा या फिर हमारे वर्ब के साथ आएगा। यहाँ पर वर्ब आ गया वेंट। क्या वेंट के लिए यह है शी वेंट डिनर, क्या ये क्या है, ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आया है आफ्टर के लिए, तो आफ्टर यहाँ पर हमारा एज अ प्रीपोजिशन करेगा। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन की तरह जब काम करेगा तो वो रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पर डिनर और टाइमिंग ऑफ द एक्शन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो मैंने आपको बताया प्रीपोजिशंस क्या करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन करते हैं। तो यहाँ वेंट फॉर अ वॉक, ये एक एक्शन है, राइट, वॉक के लिए जाते थे और वो जाती थी। अब ये बात करो डिनर कब जाती थी, आफ्टर डिनर, तो इसके बीच में एक रिलेशन को ब्रिज कर दिया, एक पुल बना दिया, इन दोनों के रिलेशन को ले आया। तो इस टाइप की जब एक्शन और किसी दूसरे वर्ड के बीच में अब आप रिलेशन लेके आएंगे तो उस समय ये ऐसा प्रीपोजिशन काम करेगा। कंजक्शन की तरह कब काम करेगा, अभी आप इतने सेंटेंस को पढ़िए, आई फिनिश्ड माई वॉक, आई वेंट टू द जिम। आई क्या है हमारा प्रोनाउन, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये हमारा वर्ब है, राइट। व्हाट माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई क्या है सब्जेक्ट और वेंट क्या है आपका वर्ब। ये पूरा हिस्सा मैं इसको बोल सकता हूँ ये प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट आ गए और दो प्रेडिकेट आ गए, तो यानी अब दो सब्जेक्ट आ गए दो प्रेडिकेट आ गए, यानी ये क्लॉज हो गई और ये क्लॉज 2 हो गई। तो क्या इन दोनों क्लॉजों को जोड़ने के लिए कोई एक वर्ड चाहिए। अब वो वर्ड क्या होता है हमारा, कंजंक्शन होता है। हमारा क्या वर्ड होता है, वो कंजंक्शन होता है। यहाँ पर कौन सा एक ऐसा वर्ड है, आफ्टर। तो यहाँ पर आफ्टर क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन की बात कर रहा है। आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू द जिम, अपना काम खत्म करने के बाद, या जब अपना काम खत्म करता है, मैं अपना काम खत्म करा था फिर मैं जिम गया था। तो बात कर रहे हो कि मैं, या फिर आप इस तरीकों को बोल सकते हो काम खत्म करने के बाद जिम गया था। कि जो बाद वाला जो वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, एक सेंटेंस आपने कंप्लीट करा, एक मीनिंग को कम, आई फिनिश्ड माई वर्क, ये एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो गया। आई वेंट टू द जिम, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग हो गया, और इसको आपने एक वर्ड आफ्टर के साथ मर्ज कर दिया इन दोनों को, तो ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया, राइट। अब देखिए इसमें जो आफ्टर है वो हमारा कंजक्शन की तरह कर रहा है, ये कनेक्ट क्या कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। आई फिनिश्ड माई वर्क विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज आई वेंट टू द जिम, राइट, आई वेंट टू द जिम। अब हम कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कंजंक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या रूल्स कंजंक्शन में यूज होते हैं, राइट, कितने टाइप्स के कंजंक्शंस होंगे। अभी हमने दो टाइप्स के क्लॉजेस पढ़े, अभी हमने कौन सी क्लॉज पढ़ी, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आगे जाके हमारे कितने टाइप के कंजंक्शंस हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ओके तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हमारे कंजक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो कंजक्शन से रिलेटेड हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे किस पे बेस हैं, कंजंक्शंस पे। अब कितने टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं ये भी हमें पढ़ना है, कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं ये भी हमें पढ़ना है। पहला कंजक्शन क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं हमारे, ये हमारे कंजक्शंस के अंदर आएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कंपाउंड सेंटेंसेस, फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होंगे, कंजक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए क्या कंजक्शन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जैसे ही एक एक्शन हुआ उस एक्शन का एक रिजल्ट हुआ, तो उस रिजल्ट और एक्शन को एक स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए, वो एक्शन किस तरीके से उस रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ उसके लिए हम ट्रांजिशन फेज को यूज करते हैं, राइट। तो मैंने बेसिकली इसको 7 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस में इसको कैटेगराइज कर दिया। और भी इसके टाइप्स होते हैं लेकिन मेनली ये हमारे एग्जाम्स हैं और हमें इसको पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं इक्वली इंपॉर्टेंस वर्ड को, फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। मेनली हम इनका यूजेस देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। अब कुछ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करता हूँ।
अब आपको वो याद रखना है, फोर एंड नॉर बट और येट सो। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ है, यानी इससे पहले अगर हमारी क्लॉज 1 है और इन वर्ड्स के बाद हमारी क्लॉज 2 है, ये वर्ड्स क्या करेंगे, हमारे ऐड करेंगे, ये एडिशन हो गया क्लॉज 2 को। क्या ये जो हमारी क्लॉज है 1 है, ये भी इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे करेगी, क्लॉज 2 भी इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे करेंगी। जब दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट कन्वे मीनिंग जो है अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे करती हैं, तो उसके साथ जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब इसके लिए याद रखने के लिए हमने इसको एक एक्रोनियम बना दिया। तो याद है एक्रोनियम, हमने आर्टिकल में आपको बताया था एक्रोनियम क्या होता है। अब जो हमारे एक्रोनियम्स होते हैं वो हमारे एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं एक बड़े से एक वर्ड की। नोएडा के बारे में हमने वाइडली डिस्कवर बात करी थी। नोएडा, नोएडा का मतलब क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये नोएडा इतनी बड़ी, इसकी खुद की एक फुल फॉर्म है, उसको हमने उनके पहले इनिशियल लेटर्स के साथ एक वर्ड बना दिया नोएडा। वो वर्ड को हम प्रोनाउंस करने लगे। तो जब हम उस वर्ड को एक प्रोनाउंस करने लगते हैं, ना कि उसके सेपरेट लेटर्स को अलग NOIDA ऐसे नहीं, उसको एक इक्वली प्रोनाउंस करने लगे नोएडा, तो उसी को हम एक्रोनियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन बॉयज, शी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो टी एंड कॉफी को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा एंड। अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ शी लाइक टी एंड शी लाइक कॉफी, तो उसको हमने एक मर्ज कर दिया और हमने क्या बोल दिया, उसके लिए एक सिंगल वर्ब और सिंगल सब्जेक्ट हमने ये रखा, शी लाइक्स बोथ एंड टी एंड कॉफी। बोथ के साथ एंड का यूज होता है, ये हम याद रखेंगे। आगे आता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को मैंने आपको बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे की मीनिंग को लेकर, यानी एक क्लॉज अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती है, इसीलिए उसके साथ एक दूसरी क्लॉज आती है, यानी विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो उसके साथ हमें एक और क्लॉज लानी होती है। जब हम एक क्लॉज के साथ क्लॉज 1 के साथ हम क्लॉज 2 लेके आएंगे, तो हमें एक वर्ड लाना पड़ेगा बीच में। ये जो वर्ड होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू बेड अर्ली, व्हाई व्हाई। अब देखिए ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ही हैड एन अर्ली मीटिंग, वो जल्दी सो गया था क्योंकि उसको तो उसकी मीटिंग जल्दी थी, या उसको एक कोई जल्दी मीटिंग अटेंड करनी थी। ये इसका सेंस बना इस पूरे सेंटेंस का। अगर हम इसकी सेंस की बात करते हैं, वह जल्दी सो गया था, टू बेड अर्ली का मतलब जल्दी सो गया था। ही हैड एन अर्ली मीटिंग, उसकी एक मीटिंग जो थी वो जल्दी थी। अर्ली मीटिंग का मतलब होता है सुबह में जल्दी मीटिंग थी। अब दोनों बातें अलग अलग हैं। अब उनके बीच को एक रिलेशन दे दिया, एक कंडीशन बना दिया, एक कॉज दे दिया, एक टाइम दे देते हैं। तो जब एक रिलेशन को हम दे देते हैं तो उस वर्ड को हम यूज करते हैं। अब जब एक नया वर्ड यूज करते हैं वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, ये दो क्लॉजेस के बीच में, या कारण, कॉज मतलब कारण, समय, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, जो एक दूसरे के विरोधाभास में होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आग और पानी दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में, एंड मोर, राइट। तो इस तरीके की सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, हम कंजंक्शन यूज करते हैं। तो एक और छोटा सा एक आइडिया देता हूँ, फैन बॉयज को छोड़ के जहां भी आप दूसरा वर्ड देखते हो और वो देखते हो कि वो एक अकेली जो क्लॉज है वो अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। थर्ड टाइप होता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं जो बैलेंस और दो इक्वल स्टेटमेंट्स को या एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं। द कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर, जो साथ में बैलेंस करेंगे या रिलेट करेंगे दो इक्वल एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, यू कम विद अस और यू स्टे हियर। आइदर यू कम, चॉइस दे दिया, या तो आप हमारे साथ आ सकते हो, और यू स्टे हियर,
तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो आइदर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हैं, आप हमारे साथ आ सकते हो या आप रुक सकते हो। तो आप देखिए ये एक रिलेशन दे रहा है, राइट, ये एक बैलेंस बना रहा है, तो बैलेंस के लिए आइदर हमने यूज करा और आइदर के साथ हमेशा और आता है, ये आप याद रखेंगे, राइट, आइदर के साथ हमारे साथ और आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बोथ के साथ एंड आ गया, आइदर के साथ और आ गया। कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? कंजक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो हमारे क्लॉजेस को और सेंटेंस को जब में यूज होते हैं तो वो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन किस बारे में प्रोवाइड करते हैं? या तो आप दो क्लॉजेस के रिलेशंस के बारे में बताएंगे, दो सेंटेंस के रिलेशन के बारे में बताएंगे, या उनके ट्रांजिशन के बारे में, या कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब अगर वो विरोधाभास में है उस बारे में बताएंगे, राइट, या फिर वो एक परिणाम से उसके मतलब एक एक्शन से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है दूसरी क्लॉज के ऊपर, उसके बारे में बताएंगे, या उन दोनों के बीच में क्या संबंध है दोनों क्लॉजेस के बारे में बताएंगे। तो वो हमारे कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। एग्जांपल, इनको हम ऑफन, और जो इनको होता है हम सेमीकोलन या कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जांपल, शी लाइक्स रीडिंग हाउएवर। अब देखिए, अब ये बात कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, ये रीडिंग के अंदर रिलेशन की बात करें। शी लाइक्स रीडिंग हाउएवर शी प्रेफर्स फिक्शन। उसको पढ़ना पसंद है लेकिन वो फिक्शन पढ़ना पसंद करती है। फिक्शन जो होता है हमारा एक लैंग्वेज में एक राइटिंग आर्ट होती है जिसको हम फिक्शन नॉन फिक्शन बोलते हैं। साइंस फिक्शन हो गया, राइट, तो साइंस फिक्शन में एक वाइडली यूज होती है, आपने एक मूवी और उसकी बुक्स भी पढ़ी होंगी, हैरी पॉटर, वो साइंस फिक्शन है। तो ऐसी ही हमारी राइटिंग होती है जिसके अंदर फिक्शन और नॉन फिक्शन होता है। तो नॉन फिक्शन में फिक्शन में हमारी स्टोरीज आ जाती हैं, तो उनको पढ़ना पसंद है। हाउएवर शी प्रेफर्स फिक्शन। तो ये जो रिलेशन जो वर्ड दे रहा है हाउएवर, ये हमारा कंजक्टिंग एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, तो दो अलग अलग क्लॉजेस हो गई, तो उनके रिलेशन को शो कर रहा है। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हम सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़ती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ती हैं तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करती हैं। कौन सा सेंटेंस बनाएंगी? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी, और वो दोनों अपने आप के अपने मीनिंग को कंप्लीट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू गो आउट टू द मूवीज, राइट, ये बात कर रहा है, वो मूवीज देखने जाता है, और ये उसके मूवी देखने की बात कर रहा है। हिज फ्रेंड्स प्रेफर्ड स्टेइंग हियर, और ये उसके फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया हिज फ्रेंड, ये पूरा हमारा फ्रेंड्स हो गया, और हिज इसका क्या हो गया? अब आप बताएंगे हेड एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ये आपको बताना है, राइट। प्रेफर्ड हमारी क्या होगी? वर्ब हो गई, राइट। तो दो क्लॉजेस हो गए, अब दो क्लॉजेस हो गए। क्लॉज वन, इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, क्लॉज टू, इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग है। इन दोनों क्लॉजेस को हमने एक वर्ड से जोड़ दिया, बट। अब आप देखिए, बट फैन बॉयज वाला बट है, फैन बॉयज में जो बी आता है ये हमारे बट को इंडिकेट करता है। तो हमने यहाँ पर फैन बॉयज पढ़ा और यहाँ पर फैन बॉयज में बट आया, तो ये जो बट है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मैंने बोला था, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरीके के हम सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो हमने वहां पर दो वर्ड्स को कनेक्ट करा था, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, और यहाँ पर हमने दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर दिया। कंजक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल अभी आपने इंट्रोड्यूस करा दिया और कंपाउंड करा दिया, अब कॉम्प्लेक्स देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम एक या विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ दें या सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ दें, तो उस टाइप के जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगी और उसको हम सिंपल एक सेंटेंस कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया और कंपाउंड हमारा सेंटेंस हो गया, उसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं। यहाँ पर हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ
हम एक डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि कब हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, कब हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। और कंपाउंड में ये देखिए दोनों आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, और यहाँ पर हम दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज ले रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ से इट रेन्ड, अपने आप में ये एक क्लॉज है, इट रेन्ड, राइट, बारिश की बता रही है, बारिश हुई थी। दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्क। अब दे हैड, इट रेन्ड, ये एक अपने आप में, और दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्क, ये मैं कहूंगा ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये बता रहा है उन्होंने पार्क में अच्छा समय बिताया था, दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्क। अब ये इंडिपेंडेंट है। अब कॉन्ट्रास्ट क्या है, ऑल दो, हालांकि बावजूद इसके कि बारिश हो रही थी उन्होंने अच्छा समय बिताया पार्क में। तो जब भी इस तरीके की सेंटेंस होते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप ऐसी घटना हुई और उसके बाद ऐसा रिजल्ट हुआ, तो तब हम ऑल दो यूज करते हैं हम, बट ऑल दो, बट ये एक ही सेंस में यूज किया जाता है, दो। अब हमारे आते हैं कुछ कंजक्टिव एडवर्ब्स फॉर ट्रांजिशन। अब मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन जो होता है हमारा, एक एक्शन हुआ और उसका एक रिजल्ट मिला, तो ये जो हमारा फेज होता है एक्शन से रिजल्ट की तरफ जाने वाला, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। तो जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ये हमारे ट्रांजिशन को इंडिकेट करते हैं, या दो बिटवीन आइडियाज, राइट, और इसको हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं कॉलन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही स्टडी हार्ड, ही इज द एग्जाम, तो ये ट्रांजिशन हुआ, उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करी और उन्होंने एग्जाम पास करा था। तो अब आप देख रहे हो एक्शन से एक हमारा रिजल्ट में कन्वर्जन हुआ, राइट, तो ये भी हमारा क्लॉज है, ये भी हमारा क्लॉज है, और इसका एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसीलिए हमने एक वर्ड यूज करा कॉन्सिक्वेंटली। तो इस तरीके के हमारे सातों टाइप के हमने डिस्कस करे कंजंक्शन। अब हम क्या करते हैं, अब हम रूल्स पढ़ते हैं कंजंक्शन के ऊपर, क्या रूल्स होते हैं। रूल 1 होता है हमारा कंजंक्शन इन पेयर्स, जो हमारे कंजंक्शन पेयर्स में आते हैं, और उसके साथ साथ हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये याद रखना बोथ के साथ एंड आएगा, ये मैंने आपके अभी डिस्कस किया था, बोथ के साथ एंड आएगा। इन पेयर्स को हमेशा याद रखना। एग्जाम में क्या होता है, बोथ की जगह यहाँ पर और कर दिया जाएगा, और यही हमारा स्पॉटिंग द एरर का टॉपिक बन जाएगा कि यहाँ पर एंड नहीं और आएगा, क्योंकि बोथ के साथ हमने एंड यूज किया है, तो यहाँ पर और हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो एंड ही यहाँ पर सही होगा। तो जब भी आपको स्पॉटिंग द एरर्स में आए तो आपको ये पेयर याद रखना है। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो ये उनकी स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो बोथ के साथ हमने एंड यूज किया। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, आइदर और, ये चॉइस की बात करता है। यू हैव आइदर, यू कैन आइदर हैव केक और आइसक्रीम, तो यहाँ पर केक है और यहाँ पर आइसक्रीम है, तो इन दोनों में से चॉइस की बात हो रही है, तो आइदर को हम यूज करेंगे। जब हम दो चॉइसेस की बात करते हैं तो आइदर यूज करेंगे। नाइदर नॉर, जब हमें दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। नाइदर दैट, नाइदर दैट, नाइदर द कैट नोर द डॉग मेड अ साउंड, राइट, तो ये बता रहा है कि ना कैट ने साउंड प्रोड्यूस करा और ना ही नॉर द डॉग मेड अ साउंड, दोनों में से किसी ने भी साउंड नहीं प्रोड्यूस करा। तो जब दो की बात हो रही है और दोनों में से किसी की भी नहीं लेनी है, हमें किसी को नेगेटिव वे में हमें कन्वे करना है, तो हम नाइदर और नॉर को यूज करेंगे। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज हम करते हैं। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली डज ही प्ले द पियानो, इन्वर्जन, देख रहे हो आप, डज ही प्ले द पियानो, बट ऑल्सो ही कंपोजेज हिज ओन म्यूजिक, वो पियानो ही नहीं बजाता बल्कि अपना म्यूजिक भी खुद कंपोज करता है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो कि वो एक काम नहीं उसके साथ साथ दूसरा काम भी खुद कर लेता है, तो तब हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करेंगे। उसके बाद वेदर और वेदर के साथ हमेशा और आएगा। आई एम नॉट श्योर वेदर टू गो आउट और स्टे होम, तो ये चॉइसेस के बीच में बात हो रही है। हमें पेयर्स को ध्यान देना है, पेयर यही रहेंगे थ्रू आउट द ग्रामर। जस्ट एज और सो, जस्ट एज द सन रोज सो डिड देयर स्पिरिट्स, राइट, तो जस्ट एज के साथ हमारा क्या यूज होगा, एज। सो नो सूनर और देन, ये मैंने आपको इन्वर्जन में भी बताया था कि नो सूनर के साथ देन का हमेशा यूज होगा, तो ये इन्वर्जन स्टेटमेंट है। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट। हार्डली के साथ व्हेन यूज होगा, ये हमने इन्वर्जन में पढ़ा। हार्डली हैड दे अराइव्ड व्हेन द फोन रैंग। स्केर्सली के साथ हमारा व्हेन यूज होगा। स्केर्सली हैड शी स्टार्टेड रीडिंग व्हेन शी फेल अस्लीप।
अब आप ये देख रहे हो, ये हमने इन्वर्जन में कवर किया, इसको हमने इन्वर्जन में कवर किया, राइट, और इसको हमने इन्वर्जन में कवर करा। तब हम इन्वर्जन सीख रहे थे, और हम ये आज सीख रहे हैं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ कौन से वर्ड्स आएंगे, राइट। अब कुछ रूल्स है, कंजक्शंस रूल विद वेदर, सो एज, हार्डली एंड स्केर्सली। रूल की पहला पढ़ते हैं हम वेदर। वेदर हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। जो स्टे एट होम और टू गो आउट की बात हो रही थी, तो अल्टरनेटिव की बात करते हैं। और वेदर के साथ हम हमेशा और का यूज करेंगे, ऑलवेज द यूज ऑफ और। एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बता रहा है उसे नहीं पता कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। ये एक स्टेटमेंट है, देखा जाए, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, बट ये इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन है, वो खुद ही नहीं जानता कि वो आएंगी या नहीं, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। अब अल्टरनेटिव की कैसे बात हो रही है, आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो और स्टे। वो ये बता रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए या रुकना चाहिए, वो खुद ही नहीं जानते, वो खुद ही श्योर नहीं है। तो अल्टरनेटिव भी हो गया और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो गए। सो और एज जो हमारे ये इक्वालिटी और कंपैरिजन को दिखाते हैं। इक्वालिटी को कैसे दिखाएगा, ही इज सो टॉल एज हिज ब्रदर। तो उनके ब्रदर मान लीजिए 170 सेंटीमीटर के हैं, वो खुद भी 170 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है वो इतना बड़ा है या लंबा है जितना उसका भाई है। अब कंपैरिजन क्या है, ही रन सो फास्ट एज अ चीता। अब चीता के साथ कंपैरिजन हो रहा है। देखो, चीता जो है वो अपने रनिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन वो शी रन्स, अब वो भाग रही है। अगर चीता 150 या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, तो क्या ये भी 150 के या 140 से भागेगा? किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट ये बहुत तेज भागती है। जब ये बहुत तेज भागती हैं, तो इसीलिए हमने इनको बोला हुआ है कि ये कंपैरिजन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एज और एज, जब हम इक्वलिटी और कंपैरिजन यूज करते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर है सो और एज की तरह। शी इज एज स्मार्ट एज हर क्लासमेट्स, तो उनके क्लासमेट्स भी स्मार्ट हैं और वो खुद भी स्मार्ट है। कंपैरिजन, द कार इज एज एक्सपेंसिव एज दैट वन, यानी दूसरी एक कार है और ये भी एक कार है, वो बहुत भी महंगी है, वो ये बोल रहा है कि ये जितनी महंगी है ना, वो ये इतनी ही ये भी महंगी है, तो ये कंपैरिजन की बात हो गई। हार्डली, हार्डली के साथ हम यूज करेंगे, हार्डली इज ऑफन यूज्ड विद वैन, और हमने बताया था ये वैन के लिए यूज हो जाएगा। और ये क्या होता है, वन इवेंट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर। तो जब एक इवेंट खत्म हुआ उसके तुरंत बाद जो दूसरा इवेंट शुरू होता है, तब हम हार्डली का यूज करते हैं। और हार्डली के साथ हम हमेशा वैन का यूज करेंगे। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई मील व्हेन द फोन रैंग, जैसे ही मैंने अपना खाना खत्म किया वैसे ही फोन बज गया। तो आप देख रहे हो, जब एक कंडीशन हुई, ये तो इन्वर्जन है, हार्डली हैड, हार्डली के साथ हमेशा इन्वर्जन यूज होगा जब भी वो स्टार्ट होगा। तो इन्वर्जन वाले भी कंडीशन याद रखनी है और ये कंडीशन भी याद रखनी है कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा। स्कैर्सली, स्कैर्सली हम एम्फसाइज करते हैं इमीडिएट सीक्वेंशियली इवेंट्स को। तो हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, हम इनके साथ व्हेन यूज करते हैं। नो सूनर के साथ देन यूज कर सकते हैं। स्केर्सली हैड ही अराइव्ड होम व्हेन द पावर कट, जैसे ही आपने लॉक खोला, कदम रखा, पावर चलेगी, घर की इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो वहां पर ये एम्फसाइज कर रहा है इमीडिएट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को। और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। और इज यूज्ड आफ्टर नॉट, नॉट, नेवर और लेस्ट इज यूज, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंजक्शन और हमारा स्पेसिफाइज, अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, राइट। अब रूल्स क्या है कि हमारे कंबाइंड विद अदर वर्ड्स हो गए, जैसे नॉट के साथ हो गया, नेवर के साथ हो गया, लेस्ट के साथ हो गया, शुड के साथ हो गया, और इन सब के साथ यूज होता है हमारा और। एग्जाम्पल के तौर पे, और आफ्टर नॉट और नेवर। व्हेन नॉट और नेवर जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, तो हम चॉइसेस को प्रेजेंट करते हैं, चॉइसेस इज प्रेजेंट। और कंजक्शन हम और को इज हम नॉट के बाद यूज करते हैं और नेवर के बाद यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी विल नॉट ईट मीट और फिश, वो मीट भी नहीं खाती हैं और फिश भी नहीं खाती हैं। तो नॉट के बाद हमने क्या यूज करा, और यूज करा। ये तब जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। आई हैव नेवर बीन टू लंडन, वो ये बता रहे हैं कि वो कभी लंदन नहीं गया। और पेरिस, राइट, ये कंजंक्शन की बात कर रहा है। शी विल नॉट ईट मीट, और दूसरी स्टेटमेंट आई, शी विल नॉट ईट फिश,
हमने यहाँ तक स्टेटमेंट रखा ईट तक, और फीड और फिश दोनों को कंबाइन कर दिया। तो आप देखिए नो और का हमने नॉट और आफ्टर के बाद कैसे यूज करते हैं, और आफ्टर, नॉट और नेवर के बाद हमने कैसे यूज करा। अब हम आगे बात देखेंगे लेस्ट और शुड के साथ कैसे कर सकते हैं। अब लेस्ट और शुड के साथ जब हम यूज करते हैं तो ये एक्सप्रेस करता है फियर और अवॉइड करता है नेगेटिविटी को, एक्सप्रेस फियर और अवॉइड नेगेटिव आउटकम, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए आपको बोलते हैं कि आप मेहनत करके पढ़िए नहीं तो फेल हो जाओगे, तो उस नेगेटिव आउटकम को खत्म करने के लिए, उस नेगेटिव आइटम को फेस ना करने के लिए, आउटकम को फेस ना करने के लिए क्या बोला गया कि मेहनत से पढ़ो, राइट। मेहनत करके पढ़ो तो फेल नहीं होगे। तो जब आप नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करते हो या फियर को अवॉइड करते हो तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो लेस्ट। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप। अगर आप केयरफुली वॉक नहीं करोगे तो आप फिसल जाओगे। तो ये नेगेटिव आउटकम को हम अवॉइड कर रहे हैं, राइट। दैट और एज इज यूज्ड आफ्टर द सेम एंड एज। दैट और एज को हम द सेम और एज के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल, और आफ्टर सच, सच के बाद भी हम यूज करेंगे दैट और एज आफ्टर द सेम। अब एग्जाम्पल देखेंगे रूल क्या करें, रूल क्या बोलता है हमारा, आफ्टर द फ्रेज सेम, जब हम फ्रेज यूज करते हैं सेम, हम यूज करेंगे यूज आइदर दैट और एज। दैट और एज को हम यूज करते हैं किसके बाद में, द सेम और एज के बाद में, राइट। तो ये क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करेगा एक क्लॉज को जो हमें एडिशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी एक क्लॉज हमें जो एडिशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ हम दैट और एज लगाएंगे। एग्जाम्पल दैट के साथ कैसे, ही बॉट द सेम बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट। ही बॉट द सेम बुक, द सेम। अब जब बात हो रही है सेम बुक, अब देखिए यहां पर मैं पहले ही दा आ गया, दा का मतलब क्या, डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल है तो यानी वो बुक नोन है। अब उस बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी थी, आई रेड लास्ट वीक, जो उसने लास्ट वीक पढ़ी है। अब इसके बारे में, जो बुक के बारे में, ये किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, ये बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है। जब ये बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है तो इसीलिए हमने दैट को यूज किया है, राइट। तो ये बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। शी पेंटेड द वॉल्स द सेम कलर एज हर बेडरूम, जैसा ही उनके बेडरूम का कलर है, द सेम कलर। अब ये किसके बारे में बात आ रहा है, ये पेंटेड वॉल हुआ किस कलर से हुआ, जैसा उसके बेडरूम में। तो जब हम सेम चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम दैट और एज का यूज करते हैं द सेम के बाद। एज आफ्टर सच, सच के बाद हम कैसे यूज करेंगे एज को, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी क्लॉज को, राइट, जो हमें डिस्क्राइब करती है नेचर और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के नेचर के बारे में या उसके एक्सटेंट के बारे में, तो हम क्या यूज करेंगे, सच, और उसके साथ एज का यूज करेंगे। ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, और एक्सटेंट है, ये नेचर है, एज एवरी कुड हियर हिम। अब देखिए कोई स्पीकर होते हैं, स्पीच देने आते हैं, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है कि लास्ट तक वाले स्टूडेंट को जाती है। देखा होगा आपने, मूवीज में भी देखा होगा, जब डायलॉग्स मारते तो डायलॉग्स आते तो लास्ट तक सुनाई देता है। तो आप ये क्या देख रहे हो, वो आप एक एक्सटेंट बता रहे हो किसी के समथिंग को, प्रभाव को बता रहे हो कितना है। तो जब ऐसी बात होगी तो हमारा सच और एज का यूज होगा। अब हम यूज करेंगे अनटिल और अनलेस का। जितने भी यूजेस मैंने बताए आपको और जितना भी हमने पेयर पढ़ा, ये सारे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। हम अनटिल यूज करते हैं पॉइंट इन, किसी भी पॉइंट इन टाइम को इंडिकेट करने के लिए, जो हमारा एक्शन है, जो कंडीशन है, जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहा, विच एन एक्शन और कंडीशन कंटिन्यूस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, हम उसको इंडिकेट करते हैं, राइट। तो एम्प्लाइज क्या करेगा, एक्शन विल कंटिन्यू, एक्शन कंटिन्यू रहेगा हमारा अनटिल स्पेसिफाइड टाइम, और उसके बाद वो रुक जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, शी वर्कड डिलिजेंटली अंटिल द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, ठीक है। ये मैं दो सिचुएशन लेता हूं, ये एक समय पे काम कर रही थी, सपोज इन, अब ये हो गया सिचुएशन ले लिया। अब शी की जगह हम करते हैं, एक नाम दे देते हैं प्रिया।
प्रिया वर्क डिलीजेंटली अंटिल द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट। अब प्रिया किसी प्रोजेक्ट की मैनेजर है और ये बहुत मेहनत से लगन से काम कर रही हैं, और ये काम कब तक करेंगी? जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अंटिल क्या हो गया? ये एक डेडलाइन दे दिया कि उन्होंने काम मेहनत और ईमानदारी से किया था जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक आपने एक डेडलाइन दे दी टाइमिंग की। तो जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन देंगे, जब एक इवेंट आपका शुरू है और वो एक पॉइंट पे जाके फिनिश होगा फ्यूचर में जाके, तब हम उस तरीके की सिचुएशन को हम वेट अंटिल से यूज करेंगे। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, राइट? तो ये आपने किसी दोस्त को बोला कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और जब तक तुम नहीं आओगे मैं ग्राउंड पे वेट करूंगा। तो वेट कब तक है? वेट कब तक हो रहा है? उन्होंने वेट करना शुरू करा, मान लीजिए 12 बजे, और 1 बजे उनका जो है फ्रेंड आया क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ से शुरू हुआ, और इस एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या थी कि वो ग्राउंड में अराइवल हुए, वहां तक ये एंड हुआ। तो जब ऐसे सेंटेंस आपको इस भावना के साथ आपके साथ आएंगे तो आपको अंटिल का यूज करना है। वी वेटेड एट द बस स्टॉप अंटिल द रेन स्टॉप। ये मोस्टली बहुत के हर एक के साथ होता है। जब आप कहीं जा रहे होते हो मानसून सीजन में या रेनी सीजन में, तो बारिश होने लग जाती है और आप किसी शेड के नीचे रुक जाते हो। अब शेड के नीचे कब तक रुके हुए हो? जब तक आप वेट कर, जब तक बारिश होना नहीं बंद करते। तो वो जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग किस पे डिपेंड करती है? रेन के रुकने पे, राइट? रेन के रुकने पे। तो एक इवेंट शुरू हुआ और वो चलता गया जब तक उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो इस टाइप की सिचुएशन को जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं उसके लिए हम अंटिल यूज करते हैं। अब अंटिल का रूल क्या है? अंटिल इज यूज्ड विद अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। मैंने बताया कि एक पॉइंट आके खत्म होगा तब हमारा अंटिल यूज होगा। द एक्शन और कंडीशंस कंटिन्यूज ऑफ द स्पेसिफिक टाइम और स्टॉप्स आफ्टरवर्ड। तो एक टाइम तक एक्शन कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये हमने अभी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा। इट इज ऑफन यूज्ड विद द पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब्स। तो ये पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब्स के साथ भी यूज होती है जब हम रेफर कर रहे होते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट। किसी भी एक्शन के प्रोग्रेस को एक पॉइंट तक जब हम रेफर करते हैं तब हम उसको पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म वर्ब की फॉर्म्स के साथ यूज करते हैं। ये हम टेंस में दोबारा पढ़ेंगे। अनलेस क्यों यूज होता है? अनलेस इंट्रोड्यूस करता है हमारी कंडीशन को। इफ नॉट मैट, जब तक वो कंडीशन मिलती नहीं है, या विल रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में आता है। और इट इंडिकेट समथिंग विल हैपन ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज नॉट फुल। जब तक ऐसी वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक वो रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई फिनिश माई वर्क। तो ये पार्टी को जाना है, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये अपना होमवर्क नहीं खत्म कर लेते हैं। शी वॉन्ट बाय द ड्रेस अनलेस इट्स ऑन सेल। तो ये ड्रेस तब तक नहीं खरीदना चाहती जब तक ये सेल में ना आए। अनलेस को हम इफ नॉट भी बोलते हैं, राइट? इफ नॉट को हम अनलेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट? इफ नॉट मेट, अनलेस मेट। तो जब तक वो कंडीशन मेट नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा काम, राइट? वो काम क्या नहीं हो रहा था? वो ड्रेस नहीं खरीद रही थी जब तक वो सेल में नहीं आएगी। वो पार्टी में नहीं जाएगा जब तक वो काम नहीं होगा। तो कंडीशन में हमें अनलेस लगाना है, टाइम में हमें अनटिल लगाना है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है अनटिल और अनलेस में। अब रूल्स ऑफ अनलेस के क्या होते हैं? ये इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कंडीशन को, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। ये फुलफिल्ड होनी चाहिए टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को दूर करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इज नॉट मेट। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कब आएंगे? जब वो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो मीट नहीं होगी। जब आपने कोई प्रॉमिस किया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आप सही है, अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। इट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशंस, डिसीजंस और एक्शंस। याद रखिएगा, कंडीशंस फॉर डिसीजन और एक्शन। डिसीजन और एक्शंस की कंडीशंस के साथ हम क्या यूज करेंगे? हम अनलेस यूज करेंगे। रूल 7 क्या बोलता है? द कंजंक्शन एंड इज नेवर यूज्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, whom, विच, दैट, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करे। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम एंड क्यों नहीं यूज करते? देखिए, एंड मैंने आपको फैन बॉयज में बताया था, फैन बॉयज।
फैन बॉयज में क्या है, एंड हमारा एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन, राइट। एक कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉजेस को जोड़ना, या दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को जोड़ना। हु क्या करता है, हु भी एज अ कंजंक्शन का काम करता है। रिलेटिव जो प्रोनाउन है हमारा हु, वो बाय डिफॉल्ट कंजंक्शन का भी काम करता है, डायरेक्टली कनेक्ट्स द क्लॉज टू द मेन सेंटेंस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई मीट हर एंड हु हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कैसे, आई मीट हर हु हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, राइट। तो ये किसके बारे में बता रही है, उस लड़की के बारे में बता रहा है जिससे ये मिले, और उसने क्या करे, उन्होंने उसकी मदद करी। आई मेट हर, ये कंडीशन हो गई। हु हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और हु क्या कर रहा है, हु बता रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वो बता रहा है वो किसके रिलेशन के साथ आया है, तो यहाँ पर हमें एंड की जरूरत नहीं होगी। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी हमने रूल्स पढ़े, जो भी हमने पढ़ा कि पेयर्स के साथ आएगा, कॉन्सेप्ट यूज करें, उसके टाइप्स पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया। बाद में हम एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंजक्शन के डिस्कस करेंगे। और कंजक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जरूर पूछा जाता है, राइट। तो अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, अब इसके बाद आपको क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपके पास ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ठीक है। शी वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज रेनिंग, वो बाहर जाना चाहती थी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बट हम यहां लिख सकते हैं वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, तो बट हम यहां पर यूज कर लेंगे। चूज द करेक्ट कंजंक्शन, आई विल स्टडी हार्ड एंड बट। अब देखो, आई कैन पास द एग्जाम, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब भी ये यूज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो मैंने आपको बताया जब भी ये यूज होते हैं तो इनकी जो क्लॉजेज होती हैं ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती हैं। जब ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती हैं, तो आई विल स्टडी हार्ड, आई कैन पास द एग्जाम, तो ये जो मीनिंग है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आई विल स्टडी हार्ड, सो क्यों, मैं मेहनत क्यों करूंगा, मैं मेहनत से अच्छे से क्यों पढ़ूंगा, सो आई कैन पास द एग्जाम। सो आप मेहनत कर रहे हो, वाई, बिकॉज यू वांट टू पास द एग्जाम, सो आई कैन पास द एग्जाम, तो सो यहां पर हम यूज करेंगे। ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, तो यहां पर कंजंक्शन क्या है, एंड, आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एरर डिटेक्शन, आई वॉन्टेड टू गो आउट टू द पार्क बट ऑल्सो इट वॉज गेटिंग लेट। अब आप देखिए, आई वॉन्टेड टू गो आउट द पार्क, वो बाहर जाना चाहता था, इट वॉज गेटिंग लेट, लेकिन देर हो रही थी, तो ऑल्सो नहीं आएगा बट के साथ, बट अकेला आएगा, बट इट वॉज गेटिंग लेट। शी इज टैलेंटेड, शी इज हार्ड वर्किंग, तो हम यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, देखिए ये दोनों इसके बारे में बता रहे हैं, शी इज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। मैंने आपको बताया था आई प्रेफर टी और कॉफी वाला, सो शी लाइक टी एंड कॉफी, तो ये सेम हो जाएगा, शी इज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, हम एंड यूज कर लेंगे। आई फिनिश्ड माई वर्क ऑल्दो, या बट आई एम टायर्ड। अब आप यूज करोगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या बात कर रहा है, अब अब आप देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क ऑल्दो बट आप क्या बात करते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, और मेरे को अपना, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अगर आप यहाँ पर ऑल्दो यूज करेंगे तो ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो जाएंगी, मैं थका हुआ था बावजूद इसके मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑल्दो यूज होगा। शी कैन कम इफ शी फिनिशेस हर वर्क ऑन टाइम, कंडीशन, अभी कौन सा कंजंक्शन है, कंडीशन है, शी कैन कम कब, इफ शी फिनिशेस हर वर्क और टाइम, वो अपना काम समय पर खत्म कर लेती है तो वो आ सकती है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल है। आप देखिए, ही लाइक स्विमिंग एंड शी प्रेफर्स हाइकिंग, तो यहाँ पर जो एन है, अब आप दो सिचुएशंस के लिए यूज करो, दो अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस के लिए आपने क्या यूज करा, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करा। जॉइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या यूज करोगे आप, फैन बॉयज यूज करोगे, तो ये भी हमें याद रखना है। Completing the complex sentences, I will attend the meeting, I have a prior commitment,
अनटिल मैंने आपको बताया था टाइम के लिए होता है, कोई घटना हुई है और उसको फ्यूचर में आके फिनिश होना है। अनलेस का क्या मतलब होता है? अनलेस होता है जो कंडीशन पे डिपेंड होती है, डिसीजन के होती है, एक्शंस के ऊपर होती है। तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगा अनलेस जब तक मेरी प्रायर कमिटमेंट नहीं होती। आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट। तो अनलेस का सही यूज है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द पेयर ऑफ कंजंक्शन। आइदर ही इज जोकिंग एंड ही इज मिस्टेकन। मैंने बताया था आइदर के साथ क्या यूज करेंगे हम, या तो वो मजाक कर रहा है या फिर उसने गलती की है। तो आप देखिए कंजंक्शंस के रूल जरूर पढ़ना और उसके टाइप्स पढ़ना, पेयर्स पढ़ना। राइट, अब हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।